वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो आज जो 20 जून की फर्स्ट क्वेश्चन थे वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेंड्स जो स्टूडेंट ने यहाँ पे शेयर किए है वही क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ। तो वीडियो को एक लाइक यहाँ पे जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट शिफ्ट का भी रिव्यू है वो मिलता रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था फ्रेंड्स कि भारत ने 2025 में पहली बार किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 आयोजित किया था। तो ये किया था संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। और जो भी यहाँ पे रिलेटेड डाटा यहाँ पे बता रहा हूँ फ्रेंड्स वो आपको बहुत ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन घुमा के है जो बार बार वहीं से पूछ लिया जा रहा है। तो जो भी रिलेटेड डाटा यहाँ पे एक्सप्लेन में वो बता रहा हूँ वो आपको बहुत ध्यान से है जो देखना है, क्या पता उससे है जो क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा बन जाए। तो जो टाइगर ट्रम्प 2025 है वो भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किया था। और ये क्या था, त्रिसेवा था, थल जल और वायु सेना तीनों का संयुक्त अभ्यास था, आपदा रहित अभ्यास था, HDR था। और जिसका उद्देश्य था दोनों देशों की सैन्य समन्वय क्षमता को मजबूत करना। और त्रिसैन्य अभ्यास है जो टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच त्रिसेवा यानी थल जल और वायु तीनों के था। और भारत और अमेरिका के बीच थल सेना का युद्ध अभ्यास और वायु सेना का कोप इंडिया ये भी आयोजित किया जाता है। अगर दूसरे युद्ध अभ्यास पूछ लिया जाए तो एक तो युद्ध अभ्यास के नाम से ही है जो भारत और अमेरिका की थल सेना के बीच में चलता है, और एक यहाँ पे है आपका कोप इंडिया जो कि आयोजित किया जाता है भारत और अमेरिका की वायु सेना के बीच में। और क्वाड कनेक्शन है, ये दोनों देश है जो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भी हिस्सा लेते हैं। अगर क्वाड कनेक्शन पूछ लिया जाए तो भारत और जो USA है ये जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भी हिस्सा लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया था, चोल वंश के प्रसिद्ध शासक राजराज चोल प्रथम ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये करवाया था तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर था, उसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण अगर लगभग है जो आपका 10,010 ईस्वी में राजराज चोल प्रथम ने करवाया था। और यह कौन सी कला का उदाहरण है, तो यह है द्रविड़ीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है और आज ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के अंतर्गत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और जो चोल शासक के द्वारा बनाया गया बृहदेश्वर मंदिर का जो टेम्पल है, ये मंदिर है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। और चोल शासकों ने है जो दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण, समुद्री व्यापार और शक्तिशाली नौसेना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जो इस बृहदेश्वर मंदिर है ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस मंदिर का जो मुख्य शिखर के शीर्ष पर करीब 80 टन वजनी एक ही पत्थर रखा गया है, यानी जो मुख्य शीर्ष पे है 80 टन का एक पत्थर यहाँ पे रखा गया है। तो ये इंजीनियरिंग की दृष्टि से बहुत ही वो जो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और पूरे मंदिर को है जो बिना किसी सीमेंट या गैरा से जोड़ा गया है, पूरे मंदिर में कोई यहाँ पे सीमेंट नहीं लगाया गया है। और चोल साम्राज्य का अगर विस्तार देखें तो राजराज चोल के पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम ने अपनी नौसेना के दम पर दक्षिण पूर्व एशिया तक प्रभाव स्थापित किया था और गंगा विजय के उपलक्ष्य में गंगे कोंडचोलपुरम मंदिर बनवाया था। ये बनवाया था किसने, जो राजेंद्र चोल था, चोल प्रथम का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि 2025 में विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का पहला आयोजन किस भारतीय शहर में हुआ था। 2025 का जो विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन यहाँ पे पूछा गया था। तो ये हुआ था आपका मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। वेव समिट जिसको हम कह सकते हैं। और इसका उद्देश्य था मीडिया, फिल्म, एनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल मनोरंजन इनको वैश्विक मंच प्रदान करना। और आयोजक मंत्रालय है अगर पूछ लिया जाए तो यह शिखर सम्मेलन है जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा आयोजित किया गया था। वेव समिट अगर पूछ लिया जाए किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था शिखर सम्मेलन जो है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और ABCG सेक्टर का लक्ष्य है कि भारत सरकार का लक्ष्य इसके जरिए देश के जो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग है उनकी वैश्विक बाजार हिस्सेदारी को है 2030 तक बढ़ाकर 5 से 6% यहाँ पे करना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। 2030 तक इनकी जो
हिस्सेदारी है वो 5 से 6% यहाँ पे बढ़ानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था फ्रेंड्स, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक यहाँ पे ज़रूर कर देना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके है जो कमेंट में यहाँ पे पूछ सकते हो। सशस्त्र बलों यानी सेना के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति संसद को संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है? यानी जो मौलिक अधिकार है, यानी जो नॉर्मल एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिलते हैं और सेना को मौलिक अधिकार मिलते हैं उसमें फ़र्क है, क्योंकि जो सेना के कुछ मौलिक अधिकार है वो निलंबित कर दिए जाते हैं। तो वही इसमें पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में है जो संसद को ये शक्ति प्राप्त है सेना के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की। तो ये है अनुच्छेद 33 में, और अनुच्छेद 33 है संसद को ये अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और खुफिया संगठन के कर्मचारियों के कुछ मौलिक अधिकारों को क्या कर देता है, सीमित कर सके, ताकि अनुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाई रखी जा सके। तो ये है आपका अनुच्छेद 33। नेक्स्ट यहाँ पे है, इस अनुच्छेद के तहत कानून बनाने का अधिकार विशेष रूप से केवल देश की संसद को ही है। किसी भी राज्य की विधानसभा इस पे कानून नहीं बना सकती है, केवल देश की संसद ही है जो इस पे कानून बना सकती है। और अगर अनुच्छेद 34 पूछ लिया जाए तो लागू होता है किसी देश के हिस्से में मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लगा हो, और अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों के प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। तो ये जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 33, 34, 35 यहाँ पे तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे और उन्होंने किस शासक को पराजित कर अपना साम्राज्य स्थापित किया था? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य था। आसान सा है, लेकिन ये जो पराजित किया था ये कौन था? धनानंदा को पराजित करके है जो इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना यहाँ पे की थी। और लगभग 322 ईसा पूर्व है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में है जो नंद वंश का अंत किया था और मौर्य साम्राज्य की नींव यहाँ पे रखी थी। बाद में यही साम्राज्य भारत के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक बना था, और जिसके महान शासकों में अशोक का नाम भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो 322 ईस्वी में यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी थी। और मौर्य काल के प्रशासन और समाज को समझने में दो सबसे बड़े स्रोत है कौटिल्य का, एक तो अर्थशास्त्र और एक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अर्थशास्त्र और जो इंडिका है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य के द्वारा, और इंडिका मेगस्थनीज के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में है जो जैन धर्म अपना लिया था और भद्रभाव के साथ श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में चले गए थे, जहां उन्होंने सलेंखना द्वारा शरीर त्यागा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में कौन सा बौद्ध धर्म अपना लिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रकृति क्या मानी जाती है? तो मूल कर्तव्यों की से रिलेटेड यहाँ पे हर शिफ्ट में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप ज़रूर है जो इनको अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं अगर आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो मूल कर्तव्यों की यहाँ प्रकृति क्या मानी जाती है? तो ये क्या है? वे नैतिक एवं नागरिक दायित्व है और सामान्यतः न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तनीय नहीं होते। यानी अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो हम न्यायालय में चले जा सकते हैं, लेकिन मूल कर्तव्यों का अगर उल्लंघन होता है उनको सीमित कर दिया जाता है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। यही इनकी प्रकृति है। यानी ये क्या है? मतलब कंपलसरी नहीं है मूल कर्तव्य, लेकिन ये नागरिक दायित्व है। और मूल कर्तव्य अगर पूछ लिया जाए कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गए थे। और बाद में जो 11वां मूल कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और सिफारिश पूछ ले किसकी सिफारिश पे यहाँ जोड़े गए थे, तो ये है जो सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पे यहाँ पे जोड़े गए थे। अनुच्छेद 51A में यहाँ पे जोड़े गए हैं। और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा है जो किससे ली गई है? वो ली गई है सोवियत संघ रूस में। सोवियत संघ रूस में ली गई है। 11वां मूल कर्तव्य अगर किससे संबंधित है पूछ लिया जाए तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता या संरक्षक द्वारा शिक्षा का अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया था कि 2025 में भारत सरकार ने अलकोसा प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से लॉन्च किया था? अलकोसा प्लेटफॉर्म है वो किस उद्देश्य से लॉन्च किया था? तो ये किया था आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डाटाबेस और संसाधन उपलब्ध कराना हेतु।
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके लिए डाटा सेट और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पे अल्कोसा प्लेटफॉर्म का विकसित किया था। और अल्कोसा क्या है, एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है जो शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स, डेवलपर्स को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण AI टूल्स उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया था ताकि नवाचार को बढ़ाया जा सके। और इसके रिलेटेड यहाँ पे एक मिशन भी है, इंडिया AI मिशन। इंडिया AI मिशन है ये भारतीय प्लेटफॉर्म भारत सरकार के महत्वाकांक्षी इंडिया AI मिशन का मुख्य हिस्सा है और जिसके लिए सरकार ने कितने 10,372 करोड़ से अधिक का बजट भी आवंटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया था, कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्या होता है, तो वो होता है रैम की कमी होने पर हार्ड डिस्क के किसी का उपयोग अस्थायी मेमोरी के रूप में कर लेना। अगर रैम में कमी हो जाती है, जो हार्ड डिस्क होती है उसका उपयोग एक अस्थायी मेमोरी के रूप में कर लेता है। यही वर्चुअल मेमोरी का है जो मुख्य उद्देश्य होता है। और वर्चुअल मेमोरी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की ही एक तकनीक है जिसमें हार्ड डिस्क के अतिरिक्त भाग को मेमोरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स आपका पूछा गया था, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग के द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा। अग्नाशय की जो बीटा कोशिकाएं होती है उनके द्वारा यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। और इंसुलिन क्या है, एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है और यह अग्नाशय की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की स्थित बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। और इंसुलिन की कमी या उनके सही ढंग से कार्य नहीं करने पर रक्त में क्या बढ़ जाती है, शर्करा बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर इंसुलिन सही मात्रा में नियंत्रित नहीं रहता है तो क्या बढ़ जाती है, रक्त में शर्करा बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज़ हो जाता है। और इंसुलिन की कमियाँ ये बता, मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय मानव शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है कि जो अग्नाशय है वो मिश्रित ग्रंथि है, अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार के कार्य करती है। अन्य कोशिकाएं देखी जाए तो अग्नाशय की अल्फा है कोशिकाएं ग्लूकोन हार्मोन छोड़ती है, जबकि डेल्टा कोशिकाएं हैं वो क्या छोड़ती है, सोमेटोस्टेनिन का रिसाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया था, किसी राज्य का राज्यपाल है जो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र है जो संबोधित करता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी है जो पद पे रहता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की अगर नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देता है। और संविधान का जो अनुच्छेद 155 है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है और अनुच्छेद 156 है वो उसके कार्यकाल और त्यागपत्र की सेवा शर्तों को स्पष्ट करता है। तो अनुच्छेद 155 और 156 आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों से संबंधित अनुच्छेद है। और वेतन पूछ लिया जाए, राज्यपाल को जो मासिक वेतन है वो कौन सी निधि में से दिया जाता है, तो संचित निधि में से दिया जाता है। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद जो उसकी पेंशन होती है वो भारतीय की संचित निधि से दी जाती है। मासिक वेतन भी संचित निधि से, सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन भी संचित निधि से दी जाती है। तो यहाँ पे शायद कुछ कंफ्यूज है, एक बार दोबारा यहाँ पे चेक कर लेना आप कि जो पेंशन है वो कौन सी निधि से दी जाती है। जो 3 प्रकार की निधि होती है भारतीय सरकार के पास, तो कौन सी निधि में से है जो राज्यपाल को पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो ये है दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी की पुस्तक है ये, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है, ब्रिटिश शासन के कारण भारत से धन के निरंतर बह जाने की अवधारणा है जिसे ड्रेन थ्योरी यानी धन निकासी सिद्धांत कहा जाता है का विस्तार वर्णन किया है। तो यह पुस्तक भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ड्रेन थ्योरी को आपका याद रखना है, ड्रेन थ्योरी है जो किसके द्वारा, यहाँ पे दादा भाई नारोजी के जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें ये सिद्धांत दिया गया है। तो अगर यहाँ पे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक फ्रेंड्स ज़रूर कर देना। नेक्स्ट है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखना ताकि आपके पास जो नेक्स्ट शिफ्ट के रिव्यू या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आता रहे। यदि राष्ट्रपति
और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का दोनों पद अगर खाली हो जाते हैं तो ये करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वे इसका राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। और यदि वो भी उपलब्ध नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। और यह व्यवस्था है जो राष्ट्रपति के पद में निरंतरता बनाए रखने के लिए की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे है केस मेमोरी, यानी केस मेमोरी होती है को सीपीयू और रैम के बीच में क्यों रखा जाता है। ये यहाँ पे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। केस मेमोरी को है जो सीपीयू और रैम के बीच में क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो सीपीयू को बार बार उपयोग होने वाला डेटा और निर्देश अत्यधिक तेज़ गति से उपलब्ध कराने के लिए केस मेमोरी को है जो सीपीयू और रैम के बीच में रखा जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार के जो फर्स्ट शिफ्ट के आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक यहाँ पे ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।